नमो नमः। आज हम एमए उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र काव्य गद्य एवं पद्य में संकलित पुस्तक विक्रमांक देव चरितम का अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक के अध्ययन से पूर्व हम सबसे पहले विक्रमांक देव चरितम जो है इस महाकाव्य के महाकाव्यत्व के बारे पर विचार करेंगे कि विक्रमांक देव चरित्रम को महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है तो किन किन कारणों से रखा गया है। हमारे जो प्राचीन जो हमारे काव्यशास्त्री दंडी और विश्वनाथ जी ने जो महाकाव्य के जो लक्षण दिए हैं उस कसौटी पर हम कसते हुए इस महाकाव्यत्व के बारे में विचार करेंगे कि महाकवि बिल्हण के द्वारा रचित विक्रमांक देव चरितम महाकाव्य की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। विक्रमांक देव चरित्र संस्कृत साहित्य के चरित्र प्रधान काव्यों अथवा ऐतिहासिक महाकाव्यों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इस संदर्भ में हमें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि विक्रमांक देव चरितम का महाकाव्यत्व तात्कालिक संस्कृत काव्यशास्त्र के महाकाव्य संबंधी मानदंडों के अनुसार है, न कि आधुनिक पाश्चात्य काव्यशास्त्री मानदंडों के अनुसार। काव्यशास्त्रीय दंडी और विश्वनाथ ने महाकाव्य के जो लक्षण दिए हैं उनके अनुसार किसी भी महाकाव्य में निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक है। सबसे पहले 8 या 8 से अधिक सर्गों से युक्त महाकाव्य का होना। दूसरा, प्रत्येक सर्ग के अंत में छंदों का परिवर्तन। धीरोदात्त तत्व से युक्त किसी दिव्य अथवा क्षेत्रीय कुलोत्पन्न राजा का नायक होना। चौथी, शांत वीर श्रृंगार में से किसी एक का अंगिरस तथा अन्य सभी रसों का उसके अंग रूप में चित्रित होना। पांचवी, कथानक का प्रसिद्ध होना। छठी विशेषता, महाकाव्य की नाटक की पंच संधियों के विधान का होना। जो पांचों नाटक की संधियां है, मुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श और निवर्ण संधि, इनका विधान होना। सातवां है चतुर्वर्ग रूप प्रयोजन का निबंधन, यानी धर्म अर्थ और काम और मोक्ष के संदर्भ में। आठवीं विशेषता, काव्य के प्रारंभ में जो तीनों चरण के जो मंगलाचरण है, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक, इनों में किसी न किसी मंगलाचरण का प्रयोग होना। काव्य के मध्य में आवश्यकता अनुसार वसंत आदि ऋतुओं, युद्धों, यात्राओं, संध्या, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि का वर्णन। मुख्य घटना, चरित्र अथवा मुख्य पात्र के आधार पर काव्य का नामाकरण, यानी काव्य का जो नामाकरण हो या तो चरित्र जो नायक है उसके आधार पर हो, जो मुख्य पात्र है, या कोई मुख्य घटना है ना। जिस तरह से हमारे विक्रमांक देव चरितम का जो महाकाव्य, इसका जो नाम है वो राजा विक्रमादित्य चालुक्यवंशी राजा के नाम पर रखा गया है। आगे हम देखते हैं कि विक्रमांक देव चरितम में जो उपरोक्त विशेषता हमने अभी पढ़ी है, इन्हीं विशेषताओं का समायोजन करने का सलाहनीय प्रयास दृष्टिगत होता है। कैसे? पहला, यदि किसी कवि के स्वयं से संबद्ध इतिवृत्त का वर्णन करने वाले अंतिम अष्टादश सर्ग को छोड़ भी दिया जाए तो भी इसमें सप्तदश सर्ग हैं जिनका विस्तार न तो अधिक है और न ही कम है। यानी कहने का तात्पर्य कि जो 18वां जो सर्ग है इसमें कवि बिल्हण ने अपने वंश संदर्भ का वर्णन किया, वरना उसके जो 17 जो सर्ग हैं इसमें राजा विक्रमादित्य से ही संबंधित हैं। फिर दूसरी देखें तो प्रत्येक सर्ग पूरा का पूरा किसी न किसी एक छंद में निबद्ध है और उनके अंत में छंद का परिवर्तन भी किया गया। इसी विशेषता पर हमारा विक्रमांक देव चरित्र खरा उतरता है कि इसमें एक ही छंद में निबद्ध है और अंत में छंद का, सर्ग के अंत में छंद का प्रयोग परिवर्तित कर दिया गया है। इस विक्रमांक देव चरित्रम का नायक राजा विक्रमांक देव है, जो क्षत्रिय कुल उत्पन्न है, राजा और धीरोदात्त नायक के गुणों से युक्त है। कवि ने नायक को धीरोदात्त सिद्ध करने के लिए उसके चरित्र में अपकर्ष लाने वाली घटनाओं का वर्णन नहीं किया। कहने का तात्पर्य कि जहाँ कहीं भी राजा के नायक के धीरोदात्त गुणों को जो अवलंबन करने में जो बाधक तत्व है, उन घटनाओं को कवि ने अपने काव्य में समाहित नहीं किया है। इस काव्य का मुख्य या अंगिरस वीर है तथा श्रृंगार आदि अन्य समस्त अंगों को उसके अंग रूप में विधान किया गया है। विक्रमांक देव चरितम का हमारा जो कल हमने पढ़ा भी था कि जो मुख्य अंग है वो वीर है, अंगरस रूप में श्रृंगार आदि का वर्णन किया गया है। इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध है।
विक्रमांक देव भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध वीर है, इसीलिए उससे संबद्ध कथानक भी प्रसिद्ध है। इसमें नाटक की पंच संधियों का यथास्थान समावेश किया गया है। जैसे प्रथम सर्ग से तृतीय सर्ग तक के कथानक में बीज और प्रारंभ अवस्था का योग रूप मुख संधि, चतुर्थ सर्ग का कथानक प्रतिमुख संधि, पंचम सर्ग के कथानक में गर्भ संधि, पांचवें सर्ग के कथानक में विमर्श संधि और सप्तदश सर्ग में उपसंहार या निवर्ण संधि के दर्शन होते। जो हमारे दश रूपक धनंजय के द्वारा विरचित जो काव्य है उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था, जो पांचों जो संधियां है मुख, प्रतिमुख, गर्भ, प्रतिमुख संधि, प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श और निवर्ण संधि, तो पांचों संधियों का समावेश हमारे इस विक्रमांक देव चरित्र में मिलता है। इस महाकाव्य के अध्ययन आदि के द्वारा चतुर्वर्ग में से अधिकांश की प्राप्ति संभव है। लेखक को धन की प्राप्ति हुई थी, यह निश्चित ही है। उसके द्वारा धर्म, अर्थ और काम की मोक्ष की प्राप्ति भी उसके लिए अवश्य सुलभ हुई होगी। काव्य के प्रारंभ में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का विधान किया गया है, यानी किसी भी महाकाव्य के प्रारंभ में शुभ कार्य को करने से पूर्व जब हम किसी देव की आराधना करते हैं, उसी तरह से साहित्य परंपरा में भी मंगलाचरण का विधान है। 3 तरह के मंगलाचरण है, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक, जो महाकाव्य के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारे इस विक्रमांक देव चरित्र में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। काव्य के बीच में आवश्यकता अनुसार संध्या और सूर्योदय आदि का वर्णन भी किया गया है। नायक विक्रमांक देव के नाम के आधार पर इसका नामांकन किया गया है। बताया गया था कि काव्य का जो नामांकन या तो मुख्य घटना के आधार पर हो, या चरित्र के आधार पर, या मुख्य पात्र के आधार पर, इसीलिए इसका नामांकन विक्रमांक देव के नाम के आधार पर, जो विक्रमांक देव चालुक्यवंशी राजा षष्ठ विक्रमांक है उसके आधार पर किया गया है। इस प्रकार भारतीय काव्य शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित महाकाव्य के लिए आवश्यक सभी लक्षणों से युक्त होने के कारण विक्रमांक देव चरितम भारतीय शैली के अनुसार भी इसका महाकाव्यत्व अबाधित है, क्योंकि पाश्चात्य काव्य शास्त्र की दृष्टि में चरित्र, शैली और उद्देश्य की उदात्तता तथा आकार की महत्ता आदि जो विशेषता महाकाव्यत्व में होनी चाहिए, उनका सद्भाव अधिकांश इसमें विद्यमान है। इसलिए विक्रमांक देव चरितम संस्कृत साहित्य का ऐसा महाकाव्य है जो न केवल शास्त्रीय दृष्टि से ही संपन्न है, अपितु चरित्र की उदात्तता, शैली की स्निग्धता और रस भाव की पेशलता की दृष्टि से भी यह बड़ा ही सराहनीय है, उत्कृष्टता को लिए हुए महाकाव्य माना जाता है।